नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये रोमांटिसिज्म का तीसरा और आखिरी ऑडियो लेक्चर है। इस लेक्चर में हम दो स्लाइड भी दिखाएंगे और शॉर्ट में हम उन दो पेंटिंग्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे और हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज का टॉपिक योगेन देलाक्रा है, किस लिए रोमांटिसिज्म का दूसरा सबसे बड़ा कलाकार माना जाता है और किन दो पेंटिंग्स की वजह से वो बाकी आर्टिस्टों से अलग हो गया और उसके काम को अलग तरीके से आंका गया। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने राफ्ट ऑफ मेडुसा के बारे में सुना था, उसकी स्टोरी सुनी थी और हमने ये जाना कि जेरी कॉल्ट ने किस तरह से जो सोसाइटी थी फ्रांस की, उसके जो कॉमन कॉन्सेप्ट था, कॉमन विचारधारा थी, उसके अगेंस्ट जाके जो वहाँ का पावरफुल वर्ग था, जो राजा का वर्ग था, उसके अगेंस्ट राफ्ट ऑफ मेडुसा को यूज़ किया और उसको बिल्कुल मुखरता के साथ में, बिल्कुल फ्रीडम के साथ में अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया। रोमांसवाद की बेटा कहानी ही यही है। रोमांटिज्म एक ऐसा आर्ट मोमेंट है जिसमें जो कलाकार होता है वो अपने तरीके से जो सच्चाई है समाज की, वो सच्चाई जो समाज के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, उसको प्रेजेंट करता है, उसको प्रदर्शित करता है। योगेन देलाक्रा दो पेंटिंग्स की वजह से बने। पहली पेंटिंग है मैस्कर ऑफ शियो, जो आपकी 1824 में बनी है, और दूसरी पेंटिंग है 1830 की द लिबर्टी लीडिंग द पीपल। ये दोनों पेंटिंग्स हम शॉर्ट में आपको दिखाएंगे। इन दोनों पेंटिंग्स के कुछ पोर्शंस को मैंने ब्लर कर दिया है, यूट्यूब पे कुछ अपने रूल्स हैं उसके लिए। खैर, आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो इन पेंटिंग्स का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो आप देख सकते हो। बात आते हैं ये मैस्कर ऑफ शियो की, जिसको आप हिंदी में पढ़ते हो शियो का नरसंहार। एक बात और, जब भी हम वेस्टर्न आर्ट की पेंटिंग्स के बारे में बातचीत करते हैं तो अक्सर जब हिंदी का ट्रांसलेशन होता है तो उन पेंटिंग्स के अनुवाद कर दिए जाते हैं, नाम बदल दिए जाते हैं। जैसे मैस्कर ऑफ शियो है, ये एक्चुअल नेम है। मैस्कर ऑफ शियो का हिंदी में जब का ट्रांसलेशन होता है तो शियो का नरसंहार बोल देते हैं। इन द सेम मैनर जो दूसरी पेंटिंग है लिबर्टी लीडिंग द पीपल, इसको जब हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो इसका दूसरा नाम दे दिया गया स्वतंत्रता की देवी, तो इसको आप गॉडेस ऑफ फ्रीडम भी बोल सकते हो। तो ये जो नाम है ये अक्सर आपको कंफ्यूज करेंगे, खासकर एग्ज़ाम्स में। तो इसकी आप जब भी पढ़िए तो आप जो पेंटिंग का एक्चुअल नेम है उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, तो मैस्कर ऑफ शियो क्या था या शियो का नरसंहार क्या था? बच्चों, 1824 की ये जो पेंटिंग है ये एक पॉलिटिकल सपोर्ट या पॉलिटिकल, आप जिसको आप बोल सकते हैं कि गुटबाजी, ये उसको उस पर कटाक्ष करने वाली एक पेंटिंग है। उस ज़माने में फ्रांस एक रूलिंग कंट्री था और उसने कई सारे अपने राजनीतिक संबंध बना के रखे थे पड़ोस के साम्राज्य के साथ में। उन्हीं में से एक साम्राज्य था ओटोमन साम्राज्य। आज का जो आपका टर्की का एरिया है वो ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता है। ओटोमन साम्राज्य ने ग्रीस पर अटैक कर दिया और ग्रीस का एक गांव था शियो करके, उस शियो में उसने बिल्कुल कत्लेआम मचा दिया। और कत्लेआम की बात ये थी कि उसमें जितने भी महिला थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, उन सबको काट डाला गया। जब इस पेंटिंग को आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी माँओं से चिपके हुए हैं और बुज़ुर्ग हैं वो उनकी लाशें ऐसी पड़ी हुई हैं। और जितनी भी बर्बरता, क्रूरता हो सकती थी, ऑटोमन की जो सेनाएं थीं उन्होंने शियो के जो ग्रामीण वासी थे उन सबके साथ में करी है। अब इसमें फ्रांस का रोल क्या है? फ्रांस का संबंध था ऑटोमन साम्राज्य से। फ्रांस ने इस एक्ट को छिपाने की कोशिश करी, बल्कि फ्रांस की सेनाओं ने ऑटोमन साम्राज्य की जो सेनाओं थी उनको सपोर्ट किया था। अब फ्रांस में बात होती है इक्वलिटी की। समाज में जो वहाँ का वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, जो शासित वर्ग है, वो बात करता है इक्वलिटी की, वो बात करता है ह्यूमैनिटी की। लेकिन यहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। फ्रांस के जो शासकों को इस जो घिनौनी हरकत हुई थी इसका अपोज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका बैकड्रॉप से सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है। जब ये बात फ्रांस में पहुंचती है तो फ्रांस का जो बुद्धिजीवी वर्ग था या जो कलाकार वर्ग था
उनको लगा कि नहीं ये तो गलत है, और गलत अगर है तो उस गलत की जो सच्चाई है उसको जनता के सामने लाना चाहिए। और योगेंद्र दे लैक्रा ने 1824 में एक पेंटिंग बनाई मैस्कर ऑफ शियो के नाम से। उस मैस्कर ऑफ शियो में जब इस पेंटिंग को आप देखेंगे तो ये आपके सामने मैस्कर ऑफ शियो की पेंटिंग ही है, कुछ एरिया इसमें ब्लर हैं। आप देखेंगे कि घोड़े के ऊपर जो ऑटोमन साम्राज्य का सैनिक है वो अटैक कर रहा है, बाकी जितने भी बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, जो निर्बल लोग हैं, उन सबको बंदी बना डाला गया है। कई लाशें पड़ी हुई हैं अगल बगल और बिल्कुल बर्बरता से उनको काट डाला गया है। ये पेंटिंग जब बनी तो योगेंद्र दे लैक्रा ने फ्रांस के कला जगत में हलचल मचा के रख दी और ये मैसेज दिया कि जो कहानियाँ हैं भले वो फ्रांस की ना हो, आसपास की हों, लेकिन अगर वो सही हैं, वो आम जनता के ऊपर अत्याचार की हैं, तो उन कहानियों को जो कला का वर्ग है वो पहुंचाएगा जनता के सामने। इस तरह से मैस्कर ऑफ शियो रोमांटिसिज्म की दूसरी बड़ी पेंटिंग बन जाती है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी पेंटिंग है योगेंद्र दे लैक्रा की, लिबर्टी लीडिंग द पीपल। लिबर्टी लीडिंग द पीपल 1830 की पेंटिंग है, जिसको हम बोलते हैं कि स्वतंत्रता की देवी। इसमें आप देख रहे हैं कि एक लेडी है, वो फ्रांस का जनता झंडा जो है वो लेके चल रही है। एक बच्चा है, उसके हाथ में पिस्टल है और वो आगे लेके चल रहा है। कई सारे क्रांतिकारी हैं, वो मरे पड़े हुए हैं। बाकी जो सोशल वर्ग है, जो जनता है, वो अपने गन्स और बाकी जो कुदाल वगैरह है उन सबको लेके इस लेडी के पीछे चल रहे हैं। इसमें भी कुछ एरिया मैंने ब्लर करे हुए हैं, आप इसकी ओरिजिनल पिक्चर गूगल पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं। अब लिबर्टी कौन है इसमें? लिबर्टी का मतलब क्या है? आपने पढ़ा है कि 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांस की जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन थी वो हुई थी। इसके बाद में नेपोलियन के जाने के बाद में जो शासक वर्ग था उसको दोबारा बुलाया गया, उसको फ्रांस की गद्दी दोबारा सौंप दी गई और फिर ये कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन दोबारा जनता में विद्रोह होता है और ये विद्रोह पहले विद्रोह की तरह खूनी नहीं था, ब्लडी नहीं था, और इसमें एक जनता ने एक शांतिपूर्वक एक एक्ट किया जिसको फ्रांस का दूसरा रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। और इसमें एक प्रतीकात्मक रूप से इस लेडी को दिखाया गया है कि ये वो वर्ग है जो शायद सोसाइटी का सबसे ज़्यादा काम करने वाला वर्ग है या सबसे ज़्यादा उपेक्षित वर्ग है, जिसको हम स्त्रियां बोलते हैं, और ये समाज को लीड कर रहा है। यही वो देवी है जिसको हम फ्रांस की क्रांति का प्रतीक मान सकते हैं। फ्रांस का जो झंडा है वो ये लेके चल रही है। एक बच्चा जो इसके आगे आगे पिस्टल लेके चल रहा है। बच्चा भविष्य है। बच्चा एक सोसाइटी का भविष्य होता है, और ये जो भविष्य है ये जो स्त्रियां जिनको हम समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग मानते हैं वो क्रांति कर रही हैं। तो ये एक आइकॉनिक पेंटिंग है जिसमें सिंबोलिज़म का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, और बाकी जो समाज का वर्ग है उस देवी के पीछे पीछे चल रहा है। तो ये जो दो पेंटिंग्स हैं ये समाज के उस वर्ग की कहानी बताती हैं, उस वर्ग की फीलिंग्स को रोमांटिसाइज करती हैं जो समाज का सबसे दबा और कुचला वर्ग है, और इन वर्ग की कहानी को समाज के पटल पे दिखाने का प्रयास योगेंद्र दे लैक्रा ने किया। इसके अलावा अगर योगेंद्र दे लैक्रा की कला के बारे में बातचीत करते हैं तो ये रोइन में पैदा हुए थे। ये वही गांव है जहाँ पे आपके जेरिकॉल्ड पैदा हुए हैं। फ्रांस का एक रोइन एक तटीय इलाका है, समंदर से जुड़ा हुआ। और फ्रांस इनके जो गुरु हैं वो आपके पियर एग्वेरा हैं। इनिशियल डेज़ में योगेंद्र दे लैक्रा की जो ट्रेनिंग हुई थी ये भी नियो क्लासिकल स्टाइल से हुई थी। फिर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो इन पर लूव्र जाते हैं, वहाँ पे राफेल का वर्क देखते हैं, रूबेंस का देखते हैं, रैम्ब्रांड का वर्क देखते हैं, और इनके ऊपर राफेल और रूबेंस का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बाद में कांस्टेबल के वर्क देखने के बाद में इनको कांस्टेबल की जो कलर स्कीम है इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इन पे पड़ता है, और वो इसको अपने पेंटिंग्स में अडॉप्ट भी करते हैं। न्यू क्लासिकल एज जो था उसकी एक ख़ास बात थी कि जब परछाई दिखाई जाती थी तो परछाई दिखाने के लिए रेड और ब्राउन कलर को बिल्कुल ब्लरी इफ़ेक्ट देते थे और फिर परछाई दिखाई जाती थी। अगर आप इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर्स के बारे में बात करेंगे, खासकर कांस्टेबल के बारे में,
तो आप देखेंगे कि उसमें परछाइयाँ दिखाने के लिए उसने रंग बिरंगे कलर्स के पैचेस लगाए हैं, कलर को मिलाया नहीं है। बल्कि न्यू क्लासिकल एज जिसको हम नवशास्त्रीवाद बोलते हैं, उसमें कलर्स को आपस में मिला के एक न्यूट्रल कलर बनाते थे और धुंधला सा इफ़ेक्ट देते हुए परछाइयाँ दिखाते थे। इन्होंने क्या किया कि कलर्स को आपस में मिलाया नहीं, बल्कि कलर के अलग अलग जो पैचेस हैं उसको लगाया है। और न्यू क्लासिकल एज में क्या था नवशास्त्रीवाद में, कि पहले पेंटिंग की ड्राइंग्स होती थी और उन जो ड्राइंग्स हैं, जो रेखा हैं, उसके अंदर कलर्स को फिल किया जाता था। इन्होंने क्या किया कि हम किसी भी लाइन के अंदर कलर्स को फिल नहीं करेंगे, बल्कि लाइंस की उन्होंने जो प्रेजेंस है उसको ही ख़त्म कर दिया। तो ऐसे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो योगेंद्र देलकरा ने सोसाइटी के सामने रिप्रेजेंट किए। और कलर लगाने का जो ये नया तरीका था, जिसकी एक्चुअल में जिसका श्रेय देना चाहिए ब्रिटिश लैंडस्केप पेंटर्स लाइक कॉन्स्टेबल, लाइक टर्नर, इसको बहुत ज़्यादा परिष्कृत रूप में प्रभाववादी कलाकारों ने काम किया है इसके अंदर। इनकी एक पेंटिंग और ज़्यादा कमेंटेबल है, वो है बार्क ऑफ दांते। ये जो पेंटिंग है, ये इसको आप दांते की नौका भी बोलते हैं। ये वर्जिल एक जो स्टोरी बुक्स हैं उसके अंदर एक कहानी है कि किस प्रकार एक स्वर्ग की एक नाव है और उसमें वो लोगों के पाप पुण्य के हिसाब से उनको डिवीजन करती है, उनको लेके जाती है। उसका भी इन्होंने बनाया है। और ये कहते हैं कि रोमांटिसिज्म की इनकी इनिशियल जो स्टेजेस थी उसकी एक पेंटिंग के फॉर्म में इसको अब देखा जा सकता है। तो योगेंद्र देलकरा ने इस तरीके से काफ़ी काम किया। और फिर आफ्टर लिबर्टी लीडिंग द पीपल वो घूमने चले जाते हैं, मोरक्को वगैरह की यात्राएं करते हैं। और फिर वो मोरक्को में अपनी यात्रा वृत्तांत में कई सारे एनिमल्स को ड्रॉ करते हैं, जो मोरक्को के कल्चर को ड्रॉ करते हैं, और फिर अपना कला सृजन करते चले जाते हैं। तो जब हम इनकी पूरी लाइफ की जर्नी को हम समराइज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि योगेंद्र देलकरा ने दो मेन काम किए। पहला काम ये कि जो न्यू क्लासिकल एज चला आ रहा था, नवशास्त्रीवादी जो कल्चर चला आ रहा था, इन्होंने उसको बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। और इन्होंने दो काफ़ी कमेंडेबल पेंटिंग्स बनाई, जिसको आप बोल सकते हैं मैस्कर ऑफ शियो और लिबर्टी लीडिंग द पीपल। और इन दो पेंटिंग्स से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दिया और एक रोमांटिक जो कॉन्सेप्ट है पेंटिंग्स में, उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया। इनकी कुछ सारी पेंटिंग में से एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है 1827 की सार्डोनापोलिस की मृत्यु। इसमें भी एक किंग है और उस किंग के समय ही उसके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जो एक्चुअल में नहीं घटी थी, इन्होंने उसको सोचा और उसको बनाने की कोशिश करी। तो ये वो सब्जेक्ट्स थे जो न्यू क्लासिकल एज में या नवशास्त्रीवादी काल में छुए भी नहीं जाते थे। इन्होंने अपने हिसाब से, अपनी फ्रीडम के हिसाब से इन चीज़ों को अडॉप्ट किया, चुना और उसको अपने हिसाब से कलर भी किया, पेंट भी किया। दैट्स वाई योगेंद्र देलकरा जो हैं वो रोमांटिसिज्म के जो कुछ चुने हुए कलाकार हैं उनमें इनकी गिनती होती है। रोमांटिसिज्म की एक ख़ास बात और थी। रोमांटिसिज्म ने अपने आप को, या रोमांसवाद ने अपने आप को इस तरीके से शो किया कि वो जो नवशास्त्रीवादी नियम थे उससे विमुख होना चाहते थे और वो समाज की उस सच्चाई को दिखाना चाहते थे जो सच्चाई समाज के बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करती थी। राफ्ट ऑफ मर्डर में भी ये सेम कहानी थी। मैस्कर ऑफ शियो में भी एक बड़ी कहानी थी जिसको छिपा दिया गया। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, ये तो एक बड़े जनसमूह की बात थी, ये फ्रांस की जनता की बात थी और ये वो कहानियाँ थीं जिनको समाज का शासित वर्ग है वो दबाना चाहता था, रोकना चाहता था। और इस सच्चाई को, समाज की जो ये सच्चाइयाँ हैं, इनको दिखाने का प्रयास रोमांटिसिज्म में किया गया है। बाद में रोमांटिसिज्म ही बेस बनता है रियलिज़म का और रियलिज़म में समाज की इस सच्चाई को और छोटे स्तर पे दिखाने का प्रयास किया गया। और छोटे स्तर का मतलब ये था जहाँ पे रोमांटिसिज्म में हम एक मास के बारे में बात करते हैं, एक समूह के बारे में बात करते हैं। रियलिज़म में उस समूह को और छोटी इकाइयों में तोड़ दिया गया
और उस छोटे छोटे इकाइयों के बारे में बात करी गई। जैसे अब गुस्ताव कुर्वे की एक पेंटिंग है स्टोन पेल्टर्स, जिसमें पत्थर तोड़ने वालों के बारे में बात करी गई है। एक पिता है, एक बेटा है, पत्थर तोड़ रहा है। या ऑनरे दोमी की पेंटिंग है द थर्ड क्लास कैरेज, जिसमें एक तीसरी श्रेणी के डिब्बे में बैठा एक परिवार है, उसके बारे में बात करी गई है। या लॉयर्स और जजेस के कोर्ट रूम के सीन्स हैं जो ऑनरे दोमी ने बनाए हैं। ये समाज की एक छोटी इकाई के बारे में बात हो रही है कि समाज का यह वर्ग जिसकी कभी गिनती ही नहीं हुई थी, उसको यथार्थवाद में दिखाया गया है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि यथार्थवाद एक्चुअल में क्या है और वो किस तरीके से जुड़ता है रोमांटिसिज्म से। तब तक के लिए धन्यवाद और दोबारा मिलते हैं अगले वीडियो में।